हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। है ना, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं उनके लिए वेलकम बैक और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनका वेलकम है ना। तो देखिए अभी अभी क्या है, आपकी बीपीएससी एआरओ की वैकेंसीज आई है ना। आप सब जानते हैं कि असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर की आपकी कुछ वैकेंसीज आई हैं। इसमें आपका इकोनॉमिक्स का जो है ना बहुत ही मेजर रोल है। तो इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है ना, इसको सिस्टमैटिकली अगर आपको कवर करना है तो थोड़े से मॉक टेस्ट वगैरह का अगर आप सहारा लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मॉक टेस्ट क्या है ना, मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि आपको कौन कौन से एरियाज को करना है और हमको कितना प्रिपेयर्ड है हमारा सब्जेक्ट ना, वो हमको पता चलता है ना। तो मॉक टेस्ट जो होते हैं, बोलते ना कि जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतने ज़्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है ना। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में पता होगा तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर ले जाएंगे। तो उसी की एक सीरीज़ है हमारी, ये मॉक टेस्ट की सीरीज़ है स्पेशली फॉर द इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सिलेबस से पूरा रिलेटेड होगा, है ना। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी साथ में डील करते चलेंगे। ये टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहाँ पे जाके हमसे कनेक्ट हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, सो दैट कि जो ये पीडीएफ्स वगैरह होंगी मॉक टेस्ट की या फिर कोई नोट अगर हम देते हैं, नोट्स वगैरह अगर प्रोवाइड कराते हैं तो वो सारा आपको वहाँ से मिलता रहे, है ना, और क्लास की अपडेट्स भी मिलती रहे। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ पे जाके आप क्या है कनेक्ट हो जाएंगे हमसे। कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप नंबर गिवन है। प्लस वन मोर थिंग कि अगर किसी को पेड बैचेस खरीदने हैं, पूरा सिलेबस आपका कॉमर्स का और इकोनॉमिक्स का जो एआरओ के लिए है उसको कवर करना है आपको, तो आप हमारा पेड बैचेस ले सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, पूरा कवरेंस मिलेगा आपको जीएस का एंड कॉमर्स का दोनों का। देन आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे दोनों ही लैंग्वेज में, है ना। हमारे नोट्स दोनों ही लैंग्वेजेस में हैं आपके, दोनों हिंदी इंग्लिश, किसी भी मीडियम के हो आप, आपके लिए कन्वीनियंट है ना। प्लस मॉक टेस्ट तो है ही है। नंबर है आपके पास व्हाट्सएप का, कॉल कर सकते हैं, क्वेरी है कोई तो सॉल्व कर सकते हैं। वन मोर थिंग की बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, अभी अभी बैचेस स्टार्ट ही हुए हैं, तो जितनी जल्दी आप एनरोल हो जाएंगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिट आप गेन कर सकते हैं। उसके लिए भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक गिवन है ना, आपको डायरेक्शन भी दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो देख लीजिएगा। चलिए नाउ कमिंग टू द आर मॉक टेस्ट वाला पार्ट, है ना। मॉक टेस्ट वाले पार्ट पे आते हैं हम, हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ योर ग्रॉस नेशनल इनकम, है ना। पहला ही यूनिट है आपका इंडियन इकोनॉमी एंड नेशनल इनकम का। वहां से क्वेश्चन है कि ग्रॉस नेशनल इनकम निकालते वक्त आप किन किन चीजों को शामिल करते हैं या कौन सी चीज आपकी इंक्लूड होती है ना। ग्रॉस मतलब सकल राष्ट्रीय आय की गणना में हम किन किन चीजों का किन किन चीजों को रखते हैं। विदेश से शुद्ध आय, नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड सब्सिडीज। क्या सबको रखते हैं या इनमें से किसी एक को रखते हैं, दो को रखते हैं, आपको बताना है ना। देखिए जिन भी स्टूडेंट्स का ऑप्शन बी है ना, दे आर करेक्ट, कि यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड रखते हैं, बाकी जो चीजें हैं ना वो आपके नेट नेशनल इनकम वाले पार्ट में आती हैं, है ना। आगे के पार्ट्स में वो आती हैं। जब हमको नेट नेशनल इनकम निकालना होता है तब हम डेप्रिसिएशन को लाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं, सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं, ये सारा कुछ है ना। तो इसमें देखिए कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको नेशनल इनकम पता होना चाहिए, होता क्या है, कैसे निकालते हैं, इसको नापते कैसे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, है ना। हमें पता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी है, डेवलपिंग है, हम अभी तक डेवलप नहीं है ना। विकासशील देशों में हम आते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील है, अभी हम विकास कर ही रहे हैं। तो बताइए कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा, हाई पॉपुलेशन, उच्च जनसंख्या वृद्धि होगी, लो पर कैपिटा इनकम होगा, उनके प्रति व्यक्ति आय जो होगी उनकी कम होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा होगा, तकनीक बहुत उच्च स्तरीय होगी, प्रीडोमिनेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का बहुत ज्यादा आपका प्रभाव होगा, है ना, प्रधानता होगी उसकी। बताइएगा कौन सी होगी डेवलपिंग कंट्री में। हमारी कंट्री से देखिएगा कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। तो हमारे पास क्या है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, सबको पीछे छोड़ देंगे हम। दूसरा आपका है लो पर कैपिटा इनकम, हमारे पास प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी कम है। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट नहीं, ये तो नहीं है हमारे पास। और प्रीडोमिनेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर नहीं है, अभी भी हम क्या है प्राइमरी सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो देखिए दो आपके सही हैं, दो गलत हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आपका आंसर ए दे रहे हैं ना, दैट इज ए एंड बी, दे आर करेक्ट,
कि पहला और दूसरा आपका सही है, बाकी दोनों गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस आर यूज्ड टू मेजर द इन्फ्लेशन। यहाँ पे आपका चैप्टर क्या आ गया, इन्फ्लेशन। आपको इन्फ्लेशन पढ़ना है, मुद्रास्फीति अच्छे से स्टडी करनी है, होता क्या है, कैसे नापते हैं, कौन आपका इसको मतलब क्या क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं, किस किस टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, कितने टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, सारी चीजें आपको, कारण क्या होते हैं उनके, ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो इन्फ्लेशन को नापने के लिए हम किन किन तकनीकों किन किन इंडेक्सेस का यूज करते हैं, है ना, सूचकांक का यूज करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, सीपीआई का, होलसेल प्राइस इंडेक्स का, जीडीपी डिफ्लेक्टर का, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इनमें से कौन किन किन का यूज करते हैं बताइएगा। देखिए जो भी स्टूडेंट आंसर ए दे रहे ना, अगेन इसका आंसर ए है, यानी कि आप सीपीआई का भी यूज करते हैं, कंज्यूमर प्राइस का, होलसेल प्राइस का, और जीडीपी डिफ्लेक्टर। जीडीपी डिफ्लेक्टर आपका क्या है, जब भी आप नेशनल इनकम पढ़ेंगे ना, वहां पे भी जीडीपी रिफ्लेक्टर आपका आता है कि इट इज अ रेशियो बिटवीन योर रियल एंड नॉमिनल वाला जीडीपी जो होता है ना, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, उन दोनों के बीच का रेशियो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए कोर चैप्टर क्या है आपका, बैलेंस ऑफ पेमेंट। पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पढ़ना है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ने जाएंगे तो उसके साथ साथ आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है ये भी जान लेना है, ठीक ना, दोनों की जानकारी रखनी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरीके के अकाउंट बनते हैं, दोनों को पढ़ लेना है, उसमें क्या क्या चीजें एंटर करते हैं, किन किन चीजों की रिकॉर्डिंग होती है देखेंगे आप। हमसे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट के बारे में पूछ रहा है, बोल रहा है कि बताइए उसमें से कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो कैपिटल अकाउंट में आते हैं। एफडीआई आता है, एफएफआई आता है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स आती हैं यानी कि ईबीसीज आती हैं, रेमिटेंस फ्रॉम द अब्रॉड। कौन कौन से आते हैं, किसको छोड़ देना है बताइएगा। ओनली ए आता है, ए एंड बी आता है, बी सी डी आता है, या ए बी सी आता है आपका, है ना। जिन भी स्टूडेंट्स का डी आ रहा है ना, दे आर करेक्ट, यानी कि आपका एफडीआई को भी हम लेते हैं इसमें कैपिटल अकाउंट में। एफडीआई, एफएफआई एंड एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग तीनों ही आपकी आती हैं, ये नहीं आता। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, ये कहाँ का पार्ट है आपका, नेशनल जो नेशनल इनकम है उसी में आप पार्ट करते हैं। ये क्या है आपके, कि आपके नेशन का ग्रोथ कैसा है उसको मापने के बहुत सारे आपके पैरामीटर्स होते हैं, कि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है, सारी चीजों को हम क्या है देखते हुए, नेशनल इनकम क्या है, सभी चीजों को देख के हम डिफाइन करते हैं कि कोई इकोनॉमी कैसी है, कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, ये हम पता करते हैं। तो आपको बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पार्ट कौन सा है ना। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस जो है ना ये मल्टीपल हैं, कि आपको एक क्वेश्चन से 3-4 चीजों की आपकी जानकारी चेक हो जाएगी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम क्या लेते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब कितने साल आपने स्कूलिंग की है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना, बताइएगा। जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा कितनी है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी है, स्कूलिंग का औसतन साल क्या है, मतलब कितने कितने ईयर तक आपने स्कूलिंग अपनी की है, बीच में पढ़ाई तो नहीं छोड़ दी। अगर बीच में पढ़ाई छोड़ देंगे मतलब आप कम पढ़े लिखे हैं तो आपका इनकम क्या है वो भी कम होगा, इनकम कम हुआ तो पर कैपिटा इनकम कम हो गया, तो इसीलिए ये वाला भी जरूरी है। तो देखिए जो भी लोग भी आंसर देंगे आपका इसका ए बी सी आंसर देंगे ना, दे आर करेक्ट, ये तीनों आती हैं। लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ना आपका ह्यूमन डेवलपमेंट में नहीं आता। अगर बच्चा जन्म लेते ही अगर नहीं रहा, नहीं बचा, तो फिर उसका डेवलपमेंट कहाँ से होगा, है ना। तो कॉमन सेंस की बात थी, ये नहीं आएगा आपका। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इजी सा, देखिए सेक्टर से आपकी बात हो रही है, प्राइमरी सेक्टर कह रहा है कि बताइए प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स आर क्लासिफाइड अंडर द प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, निर्माण, है ना। तो देखिए जो जो चीजें आपके नेचर से रिलेटेड है वो सारी प्राइमरी में आती हैं, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सेकेंडरी में आ जाती हैं, और टर्सरी में आपकी सारी सर्विसेज आ जाती हैं। तो फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये तीनों आपकी क्या है प्राइमरी में आती हैं, ए बी सी। डी वाला नहीं आएगा, डी आपका द्वितीय में चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन द्वितीय में चला जाता है ना। चलिए थोड़ा फास्ट टैग रख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है ना बड़े इजी लेवल के हैं, तो आप कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड नॉन टैक्स रेवेन्यूज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। भारतीय सरकार जो है आपकी, है ना, भारत सरकार का गैर कर राजस्व कौन सा है।
डिविडेंड है, इनकम टैक्स है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, या फिर फीस एंड फाइन्स है। बड़ा ही सिंपल सा है। नॉन टैक्स वर्ड समझिए, नॉन टैक्स यानी कि टैक्स के अलावा। तो यहाँ पे जो हमको टैक्स वाला दिख रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे क्या है हमारे आंसर्स हैं, यानी कि ए सी डी। ए सी डी इज योर करेक्ट आंसर। बी को छोड़ दिया हमने। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है? डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कौन कौन सा आता है आपका, है ना? मतलब यहाँ पे आप इनडायरेक्ट टैक्स निकालिए और उसको एक्सक्लूड कर दीजिए। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हमको कौन सा दिख रहा है? जीएसटी दिख रहा है। देखिए कहाँ पे बी वाला ऑप्शन नहीं है। बी वाला ऑप्शन एक यहाँ नहीं है और एक यहाँ नहीं है, ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे आंसर। अब इन दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा हमें। देखिए कॉर्पोरेट टैक्स आपका डायरेक्ट है, इनकम टैक्स डायरेक्ट है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एसटीटीबी आपका क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। जिन्होंने सी दिया है बहुत सुंदर। अब देखिए, अब हम आगे कहा, ये जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना, ये आपका फिजिकल पॉलिसी का क्वेश्चन है ना? फिजिकल पॉलिसी भी आपको कवर करना है। नाउ नेक्स्ट 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पार्ट ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जब 1991 में हमने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से सुधारा, है ना? बहुत सी चीजें आ गई थी हमारे देश में, हमारा इन्फ्लेशन बहुत हाई चला गया था, रिजर्व नहीं था हमारे पास, है ना? और बहुत सी खामियां आ गई थी, स्लो हो गया था हमारा पब्लिक सेक्टर, बहुत ही लथार्जिक हो गया था, बहुत ही लॉस में जाने लगा था। तो इन सब चीजों की वजह से हमने क्या किया कि हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए 1991 में। हमने पूरा इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था को हमने सुधार में डाल दिया। तो वहां पे हमने क्या क्या चीजें मेन ली थी? तो वहां पे हमने लिया था एलपीजी, उसी से क्वेश्चन है, एलपीजी, है ना? नेशनलाइजेशन हमने वहां नहीं की थी, है ना? उससे पहले हम नेशनलाइजेशन कर चुके थे बैंक्स का। तो क्या है आपका ए बी एंड डी? देखिए ए एंड ए बी डी कहाँ है आपका? ये रहा क्वेश्चन नंबर ए में। उदारीकरण किया हमने, वैश्वीकरण किया और निजीकरण किया। 1991 के आर्थिक सुधार में हमने ये सारी चीजें की आपकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आपका, कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए 1991 का रिफॉर्म आपसे बोले तो इसके लिए आपको क्या क्या याद करना है कि किसने रिकमेंड किया, किसकी रिपोर्ट पे ये बना, है ना? किसने इसको प्रेजेंट किया था, इस पे रिपोर्ट किसने बनाया था, कब आया? तो ये तो हमने देख लिया। एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, जुलाई में आया था ये, है ना? जुलाई 1991 में एग्जीक्यूट हुआ है। देन आपका इसमें हमने क्या क्या काम किया, है ना? क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इसको लाया गया, फिर हमने क्या क्या सुधार किए, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। तो हमसे कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, कंट्रोल द इन्फ्लेशन, इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे अपने फॉरेक्स को हमको बढ़ाना था, एक्सपैंड द पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना था हमको, या फिर अचीव द फिजिकल कंसोलिडेशन, राजकोषीय समेकन को प्राप्त करना था, है ना? तो देखिए इन्फ्लेशन अभी हमने बात की, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था हमें, रिजर्व को बढ़ाना था, फिजिकल कंसोलिडेशन करना था, लेकिन पब्लिक सेक्टर का, सार्वजनिक क्षेत्र का हमको विकास नहीं करना था। हमको यहाँ पे क्या है, इसको घटाना था, और घटा करके क्या करना था हमको, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे लेके आना था। तो हमारा ऑप्शन सी छोड़ के बाकी सारे सही हैं। देखिए कहाँ पे ऑप्शन सी नहीं आ रहा है, यहाँ ऑप्शन सी है, यहाँ ऑप्शन सी है, लेकिन हमारे में डी बी आंसर है। तो ए डी बी इज आर करेक्ट आंसर, ए बी डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ एलपीजी रिफॉर्म। जब हम एलपीजी रिफॉर्म लेके आए तो उसके लिए हमने कौन कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया? हमने क्या किया, इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग की, यानी कि अबॉलिश किया हमने, लाइसेंस के रिक्वायरमेंट को हमने खत्म किया, जी किया था हमने। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपया किया था, पैसे अपने पैसों की वैल्यू को घटाया था, हाँ ये भी काम हमने किया था। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी देखना पड़ेगा। डिसइन्वेस्टमेंट्स ऑफ पीएसयूज, हाँ हमने डिसइन्वेस्टमेंट भी किया था। पब्लिक सेक्टर जो आपकी लॉस में जा रही थी ना, पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक उपकरण जो आपके लॉस में जा रहे थे, उसका हमने विनिवेश भी किया था। तो हमने क्या क्या किया, ये किया, ये किया और ये किया, ये वाली चीज हमने नहीं की थी। तो आपका देखिए आंसर कहाँ पे है, जहां सी नहीं आ रहा है, ये होगा नहीं, ये हमारा सबसे करेक्ट आंसर है ना, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वर इंडक्टेड introduced in the financial sector reform, financial sector after 1991। वित्तीय सेक्टर में ना, वित्तीय क्षेत्र में हमने
कौन कौन सी चीजें लाई 1991 के बाद जो रिफॉर्म हुआ उसमें हमने जो हमारा वित्तीय क्षेत्र है उसमें क्या क्या चीजें की हमने वो बताना है आपको। डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट हमने किया, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी हमने किया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया, एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक्स हमने क्या क्या किया, ब्याज दरों का डीरेगुलेशन किया, सेबी को लेके आए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और निजी बैंकों का प्रवेश लाए। देखिए ये सारे काम तो किए हमने आफ्टर 1991, लेकिन नेशनलाइजेशन जो है आपका राष्ट्रीयकरण बैंकों का वो पहले ही हो चुका था, है ना। बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कब हुआ था नेशनलाइजेशन, सबसे पहला नेशनलाइजेशन कब हुआ था बताएंगे। पार्ट पार्ट में किया गया था, 14 किया गया, फिर 6 किया गया, फिर मर्ज किए गए, तो बताइएगा सबसे पहला आपका कब हुआ था जब मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बैंक्स को हमने नेशनलाइज कर दिया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी छोड़ के बाकी आंसर है आपका, यानी कि ए बी डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रेड पॉलिसी। अब हम इससे पहले हमने क्या किया, फाइनेंशियल सेक्टर, अब हम ट्रेड पॉलिसी की बात करते हैं ना, यानी कि दूसरे देशों से जो हम आदान प्रदान करते हैं, ग्लोबलाइजेशन वाली बात। तो ट्रेड पॉलिसी में हमने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए, क्या क्या सुधार हमने किए, है ना। व्यापार नीति में कौन कौन से सुधार किए, पोस्ट 1991 जो 1991 का हमने रिफॉर्म किया ना, उसके बाद हमने अपने ट्रेड पॉलिसीज को कैसे बदला। इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज लार्जली रिमूव्ड, इंपोर्ट लाइसेंसिंग को हमने रिमूव कर दिया बहुत ज्यादा हद तक। देन एक्सपोर्ट सब्सिडीज वर इंक्रीज, एक्सपोर्ट करने के लिए हमने सब्सिडीज दे दी। टैरिफ रेट्स वर रिड्यूस्ड एंड देन करंट अकाउंट वाज मेड कन्वर्टेबल, करंट अकाउंट को हमने क्या किया, कन्वर्टेबल किया। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाला जो है ये आपका गलत है, बाकी सारे पार्ट्स आपके सही हैं। हमने इंपोर्ट लाइसेंसिंग को लार्जली रिमूव नहीं किया, है ना। तो देखिए ए कहाँ नहीं आ रहा है आपका, सॉरी सॉरी, ये तो हमने किया था, ये एक्सपोर्ट सब्सिडीज को हमने इंक्रीज नहीं किया था, है ना, उस वक्त बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया था। तो ये आपका क्या है, ए इसका आंसर हो जाएगा, ए सी डी, बी वाला आपका नहीं। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स वर इम्पैक्टेड बाय द प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया। कह रहे हैं कि जब हमने ये रिफॉर्म्स लाए थे तो प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ा था, है ना, यानी कहाँ कहाँ हमने प्राइवेटाइजेशन किया, कहाँ कहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर्स को लेके आए काम करने के लिए। टेलीकॉम में, सिविल एविएशन में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में और आपका एग्रीकल्चर में, है ना। भारत में निजीकरण सुधारों से निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए। तो आपके सारे क्षेत्र प्रभावित हुए, बस किसको हमने हाथ नहीं लगाया, हमने एग्रीकल्चर वाले पार्ट को हमने हाथ नहीं लगाया, ठीक है। तो ये कौन सा है, डी को छोड़ के बाकी सारे आपके आंसर्स हैं, यानी कि ए बी सी इज योर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, सबसे आखिरी क्वेश्चन, यानी कि देखिए हमने क्या देखा कि 1991 का जो रिफॉर्म है उसको आपको हर तरीके से पढ़ना है ना। सिर्फ एलपीजी का मतलब ही नहीं जानना है आपको, एलपीजी लाने की वजह से किन किन क्षेत्र पे क्या क्या प्रभाव पड़े, है ना, क्या क्या चीजें हमने वहां पे की, क्या प्रभाव पड़ा, क्या चीजें हमने, क्या नई पॉलिसीज लाई, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए देन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वर इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ फिजिकल रिफॉर्म। अब जब हमने यहाँ पे जब हम रिफॉर्म्स लाए थे ना, हम क्या लाए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना, पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी को हमने बदला था। तो जितनी भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड चीजें थी ना, सब में कहीं ना कहीं बदलाव हुआ, फिजिकल पॉलिसी में बदलाव हुआ, हमारे मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव हुआ, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, ग्लोबल ट्रेड में, ट्रेड पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसी सभी में चेंजेस आए, है ना। तो हमसे पूछा कि फिजिकल रिफॉर्म्स क्या क्या हमने लगाए, है ना। फिजिकल रिफॉर्म्स में हमने क्या क्या लगाया, कौन कौन से पार्ट है आपके फिजिकल रिफॉर्म के, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ये हम लेके आए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी हम लेके आए, फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला है ना आजकल, कि हम डायरेक्ट खाते में पैसे डाल देते हैं, हम यानी कि सरकार, है ना, किसी बिचौलियों को बीच में ना रख के, क्योंकि बीच में ही सारा जो झोलझाल होता है ना, सरकारी स्कीम्स सही लोगों तक नहीं पहुंचने का, वो सारा बीच में झोलझाल होता है। सरकार देती है बेनिफिट लेकिन एक्चुअल लोगों को नहीं मिलता है। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम आया, देन आपका FRBM आया, ये एक्ट आया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी आया, ये सारी चीजें आई। बस कौन सा ये फिजिकल से आपका कौन सा रिलेटेड नहीं है,
फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये आपका फिजिकल से, राजकोषीय से रिलेटेड नहीं है ना। तो सी को छोड़ के बाकी जो भी है वो आपका आंसर है, दैट इज योर ऑप्शन ए बी डी जो है ये आपका आंसर है। ओके, तो दीज वर द 15 क्वेश्चंस, ये आपके 15 क्वेश्चंस है। यहाँ से आपको रफली आइडिया लगेगा कि आपको कौन कौन से सेक्टर्स जो है, कौन कौन सा जो यूनिट है, कौन कौन से उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अभी और आएंगे, दिस इज नॉट द एंड, ये यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है ना। आज के लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल गए है ना, आप इसको आज कंप्लीट कर ले, 2 दिन में कंप्लीट करें। जाके यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिएगा कि कौन कौन से जगह से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे बीओटी से पूछा गया है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पूछा गया है, नेशनल इनकम से पूछा गया है ना। तो इन सब टॉपिक्स को जरूर प्रिपेयर करिएगा है ना, और खुद के नोट्स बनाइए, कहीं से भी क्लास देखते हैं तो अपना नोट्स जरूर बनाइए है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन। जाते जाते एक बार और, किसी स्टूडेंट को भी अगर बैचेस परचेज करनी है, पूरा कॉमर्स कवर करना है, इकोनॉमिक्स कवर करना है, नोट्स चाहिए, तो आप ये बैच को परचेज कर सकते हैं। अच्छा खासा ऑफ है, 30% का ऑफ है, इट इज नॉट लेस है ना, 30% बहुत मायने रखता है। चलिए, तो इसको परचेज कर लीजिएगा अगर आपको जरूरत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए लिंक है आपका, और व्हाट्सएप करके आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडी।